और अब तस्वीर में दिखाऊंगा आपको जापान से, जहां जापान दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां भी योगी के बुलडोजर मॉडल की गूंज है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। बुलडोजर का जलवा ऐसा कि जापान के टोक्यो में योगी के स्वागत में जो लोग पहुंचे वो बुलडोजर के साथ पहुंच गए। मेरे पीछे आप वही तस्वीर देख रहे हैं। योगी योगी के नारे लगे तो बुलडोजर लेकर के जापान की राजधानी से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ देश भर में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। योगी जहां भी जाते हैं उनका बुलडोजर वहां पहले पहुंच जाता है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ निर्माण का औजार नहीं बल्कि कानून के राज का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। चाहे कब्जा गैंग हो या फिर शातिर अपराधी, गैंगस्टर या दंगाई, बुलडोजर सबका हिसाब करता है, सबका इलाज करता है। गैर कानूनी संपत्ति और अपराध की काली कमाई यूपी में कुछ भी बुलडोजर के सामने टिक नहीं पाता। यही वजह है योगी का बुलडोजर मॉडल सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं, देश के कई राज्यों में अपराध और अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन का प्रतीक बन चुका है। अब तो बुलडोजर की गूंज देश ही नहीं विदेश में भी सुनाई दे रही है। तस्वीरें आपको दिखाइए, ये देखिए लाइव तस्वीरें, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि ये जापान की तस्वीरें हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बुलडोजर के साथ यहाँ पर लोग बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जापान में निवेश के मिशन पर है, लेकिन उनकी बुलडोजर बाबा वाली छवि के कद्दान यहाँ भी नजर आ रहे हैं। तभी तो जापान में भी योगी का स्वागत बुलडोजर से किया जा रहा है। बुलडोजर ले आए आप? जी हाँ, बिल्कुल बुलडोजर लाए। हम योगी जी के स्वागत के लिए बुलडोजर लेके आए हैं। जैसे कि हमने, आप सबको पता है, स्वागत के लिए बुलडोजर आ गया। हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश की जो छवि है बुलडोजर बाबा की है, जो बुलडोजर को लेके सब छवि है, उसको आप लोग कैसे देखते? स्ट्रिक्टनेस से जानते, कानून के हिसाब से। बुलडोजर है तो कानून है, बुलडोजर है तो कानून है। आप किस तरीके से देखते हैं इस छवि को? ये बुलडोजर के साथ एक तो वो गुंडागर्दी की सफाई हो रही है, दूसरा यूपी की विकास भी हो रहा है, बहुत अच्छा विकास। यूपी का विकास आए और बुलडोजर ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसलिए हमने उनके स्वागत में बुलडोजर मंगाया है। टोक्यो में योगी बड़ी कंपनियों के अंदर अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं तो बाहर उनके फैंस बुलडोजर लेकर इकट्ठे हुए हैं और योगी के विकास के साथ साथ बुलडोजर मॉडल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बुलडोजर हमारी नजर में एक कानून है, जो कानून के खिलाफ बात करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। और बाबा ने ये यूपी से चालू नहीं किया, अब ऑस्ट्रेलिया में मुझे महसूस हुआ कि जो कानून के हिसाब से नहीं चलते हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने यही बुलडोजर का यूज किया जाता है। देखिए, सिर्फ भारतीय नहीं, आपको जापानीज भी जो है वो भी यहाँ पर हाथों में तिरंगा और यहाँ पर लेकर नजर आ जाएंगे। इनसे बात करते हैं। जय श्री राम। जहाँ लोगों ने बेनकाब कब्जा किया हुआ है, बुलडोजर वहीं सफाई के लिए चलाया जाता है। तो इसलिए बाबा जी की छवि भी है कि जहां बाबा जी पहुंच रहे हैं पहले सारा मैदान साफ करेंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे। यानी योगी ने यूपी के अपराधियों और कब्जा माफिया में बुलडोजर से जो खौफ बनाया है उसका सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झंडा बुलंद हो चुका है। बुलडोजर मॉडल अब पूरी दुनिया में सुपरहिट हो चुका है और अब ये बुलडोजर योगी की पहचान बन चुका है। जापान में रह रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे स्वागत के लिए वो बुलडोजर ले आए हैं। कुछ लोग आपको बुलडोजर के ऊपर नजर आएंगे तो कुछ लोग नीचे तिरंगा लेकर यहाँ पर नारे लगाते हुए नजर आ जाएंगे। कैमरामैन राम बाला के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, जापान। जापान दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन और विकास इन दोनों का संदेश दिया। जापान से तकनीक और रोबोटिक्स सहयोग के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी। टोक्यो से यामानाशी तक मुलाकातें हुई, समझौते हुए, हाईटेक विजन और भविष्य की साझेदारी यूपी के विकास की नई दिशा तय करती हुई दिखाई पड़ रही है। जापान से यूपी में निवेश के मिशन पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने उगते सूरज वाले देश से पूरी दुनिया को सनातनी संदेश दिया। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। एक तरफ सीएम योगी
जापान में निवेश की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। जापान की टेक्नोलॉजी को यूपी में लाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ योगी के स्वागत में जापान के सनातनी भी पीछे नहीं। जो जापान में रहते हैं, जापान के निवासी हैं, लेकिन जिनकी रग रग में सनातन है। भवानी सहितम नमामि। ये वीडियो उस समय का जब सीएम योगी टोक्यो से यामानाशी की ओर जा रहे थे। रास्ते में भारतीय मूल के लोगों का एक समूह से मिलने पहुंचा। मुलाकात के दौरान एक जापानी बच्चे ने सीएम योगी से आशीर्वाद दिया। जापानी बच्चे ने दंडवत कर उनके पैर छुए और सनातनी परंपरा को जापान में जीवंत किया। योगी का क्रेज ऐसा कि जापान में बने राम मंदिर के बाहर भगवा वस्त्र में योगी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। इस समय आपको मेरे पीछे एक बड़ा पोस्टर नजर आ रहा होगा जिसमें सीएम योगी नजर आ रहे होंगे। ये जापान का पोस्टर है। जापान में सीएम योगी के अभिनंदन के लिए इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो कई जगह लगाए गए हैं। ये जापान का सबसे बड़ा राम मंदिर है जिसके बाहर सीएम योगी का पोस्टर लगाया गया है। जिस तरीके से भारत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे जो सनातनी हैं वो इस राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल जापान में श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ रहने वाले सनातनियों के लिए जगह अयोध्या से कम नहीं और इसे यहाँ रहने वाले हिंदू जापान की अयोध्या कहते हैं। मेरे पीछे आप ये जो भव्य राम मंदिर देख रहे हैं, ये कोई अयोध्या का राम मंदिर नहीं, ये जापान का राम मंदिर है। जी हाँ, यहाँ पर ये जो सनातनी जो प्रेमी हैं वो उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। राम मंदिर की जो हमने यहाँ स्थापना करी है, हमने मोदी जी की सीख से और योगी जी की सीख से करी है। जब अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी तो हमारी कम्युनिटी ने यहाँ एक मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहाँ एक राम मंदिर बनाएं। तो तब से हमने शुरुआत करी। शुरुआत तो लगभग मेरे से स्टार्ट हुई थी, पर मेरे साथ मेरे कुलीग इतने एक्सपर्ट हैं कि इन्होंने मेरे सपनों को इतना साकार किया कि मैं इनका हमेशा। अयोध्या के बाद अब जापान में राम मंदिर 100%। एक तरफ योगी का सनातनी संदेश, दूसरी तरफ यूपी में विकास का मिशन। जापान के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी की ट्रेन यात्रा की ये तस्वीरें खास हैं क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। इस ट्रेन में ना इंजन ना पहिए। इसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। ये तस्वीरें आई हैं जापान के यामानाशी से, जहां सीएम योगी ने जापान के अधिकारियों के साथ मिलकर रफ्तार से बात की। मैग्लेव ट्रेन जापान की वो ट्रेन जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हवा से बातें करती है। सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देती थी। उधर यूपी की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अभी दूर है, लेकिन तैयारियां पूरी रफ्तार में हैं। बीजेपी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में योगी आदित्यनाथ सरकार की हैट्रिक का लक्ष्य साधने की कोशिश, लेकिन इस हैट्रिक को साधने का प्लान क्या है वो इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपके सामने होगा। यूपी में चुनाव से पहले संगठन पर फोकस। मिशन 2027 के लिए बीजेपी का मोड प्लान। देश की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनावी मैदान में उतरने से पहले संगठन को धार देने की तैयारी तेज है। बीजेपी ने मिशन 2027 के लिए मोड प्लान तैयार किया है। लक्ष्य साफ है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हैट्रिक। बीजेपी का फोकस है बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना ताकि चुनावी दंगल में कोई कमजोरी न रह जाए। इसलिए खास जोर महिलाओं, ओबीसी और दलित वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने पर होगा।
बीजेपी ने अपने मंडल अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है और अब बारी है बाकी बचे हुए जिला अध्यक्षों की सूची की, जो इस हफ्ते जारी हो जाएगी। इसके बाद नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की सूची होली के बाद जारी होगी और उसी वक्त ही संगठन में बदलाव को लेकर भी प्रक्रिया तेज होगी। काफी लंबे समय से बीजेपी में ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि होली के बाद संगठन में जो बदलाव की पूरी प्रक्रिया है वो पंकज चौधरी की अगुवाई में पूरी हो जाएगी। दरअसल चुनावी रणभेरी बजने से पहले बीजेपी अपने संगठन को नए सिरे से रिचार्ज करने में जुट गई है। 2027 की तैयारी अब जमीन पर दिखने लगी है। प्रदेश को 6 क्षेत्रों, 98 संगठनात्मक जिलों और 1918 मंडलों में बांटा गया है। इसके लिए 84 जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। 14 जिलाध्यक्षों का ऐलान इसी हफ्ते होने वाला है। लगभग 1600 मंडल अध्यक्ष भी तय हो चुके हैं। 2700 से अधिक मनोनीत पार्षदों की घोषणा अगले महीने होगी। ये सामान्य प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम लोग एक अच्छे कार्यकर्ताओं को लाके और जो लोग हटे हैं उनको भी कहीं समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे समय से रुकी संगठनात्मक फेरबदल की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हो चुकी है और अब जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश टीम तक का बदलाव होने वाला है। कई अहम जिलों के अध्यक्षों का ऐलान बाकी है, जिसमें अयोध्या, लखीमपुर, गोंडा, अंबेडकर नगर, शामली, अमरोहा, सहारनपुर, पीलीभीत, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर और देवरिया शामिल हैं। और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में नई टीम का ऐलान होली के बाद कभी भी हो सकता है। अब देखना होगा कि नए चेहरे और नई रणनीति 2027 के चुनाव में कितना असर दिखाती है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। और बात योगी फोर्स के मिशन होली रमजान का महीना चल रहा है, होली करीब है, लिहाजा होली से पहले उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स भी हाई अलर्ट पर है और होली के लिए खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए यूपी के संवेदनशील शहरों में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। ये पूरा ऑपरेशन क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। सीएम योगी जो आदेश देते हैं उसके बाद सवाल जवाब की कोई गुंजाइश नहीं। यूपी में अगर किसी ने पर्व और त्योहार के जोश में होश खोया, अगर किसी ने सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया, तो फिर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, चाहे वो कोई भी हो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो। रमजान और होली के मौके पर यूपी में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है, तय कर लिया है। ना तो यूपी में कोई दंगा होगा, ना माहौल बिगड़ेगा, ना मिलावट माफियाओं की चलेगी और ना ही अपराधी बेलगाम हो पाएंगे। होली के रंग में भंग न डले, इसके लिए देखिए कैसे योगी प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन में लगा हुआ है। एक तरफ योगी फोर्स सुरक्षा के लिए ग्राउंड पर उतरी है, मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, तो वहीं कल एक ही रात में 5 एनकाउंटर भी किए। सबसे पहले तस्वीरें देखिए संभल की, जो संभल काफी संवेदनशील जोन माना जाता है। महाशिवरात्रि के बाद होली के लिए भी यहां योगी फोर्स ने पुख्ता तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने खुद एसपी ने पैदल मार्च किया, पुलिस फोर्स के साथ अति संवेदनशील इलाकों में गए, होली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखे जाने के निर्देश दिए। रमजान के जो पर्व में है, विभिन्न जो लोग रोजा रखते हैं, उन सब लोगों की भी सभी भावनाएं हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए ये रूट मार्च है आज वो किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद के संभल के सभी वासी हैं वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में संभल पुलिस की मदद करेंगे। तो वहीं लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, अहम जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। होली और रमजान को लेकर डीजीपी ने भी सभी जिलों को आदेश जारी किए, सीधा संदेश दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं।
रमजान और होली के त्योहारों को लेकर सुबह से लेकर रात तक पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। आप तस्वीरें सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ में भी तमाम पुलिस वालों को ब्रीफिंग किया जा रहा है कि होली और रमजान के मौके पर जो ड्यूटी है वो सही तरीके से करने हैं। इसके साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी की जाए, इसको लेकर बाकायदा पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। कुछ ऐसा ही सहारनपुर में भी देखने को मिला, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सुरक्षा के सारे इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया। न सिर्फ योगी फोर्स खुद ग्राउंड पर उतरकर एक एक सुरक्षा व्यवस्था जांचने में लगी है, तो वहीं बड़ा एक्शन होली से पहले अपराधियों पर भी हो रहा है। मथुरा, सहारनपुर, हरदोई, बदायूं, ग्रेटर नोएडा में योगी फोर्स ने बदमाशों का एनकाउंटर से हिसाब किया। यानी जहां एक तरफ योगी विदेश में यूपी को चमकाने का पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, वहीं उनके पीछे से योगी फोर्स दंगा फ्री, अपराध फ्री यूपी के लिए लगातार एक्शन में बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या रमजान में मस्जिद पर कोई काली नजर पड़ गई? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं आपको। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि रमजान के पवित्र महीने में हर दूसरे दिन किसी ना किसी मस्जिद में कोई ऐसी घटना हो रही है, कोई ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली। उत्तर प्रदेश का एटा शहर, उत्तर प्रदेश का ही मुरादाबाद शहर, मस्जिद के अंदर से लेकर मस्जिद के बाहर के प्रांगण तक में मुस्लिम समुदाय आपस में जंग छिड़ जा रही है। रामपुर में भाईजान को खुद मस्जिद की मीनार पर हथौड़ा चलाना पड़ गया। ये मामला क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मस्जिद में विवाद, सड़क पर फंसा भाईजान वर्सेस भाईजान, दो गुटों में घमासान। रमजान का महीना है, लेकिन भाईजान आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहाने पर आमादा है। कोई लाठी डंडा चला रहा, कोई पत्थर बरसा रहा। तस्वीर यूपी के एटा की, जहां मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच सड़क पर झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर बरसे, अफरा तफरी मची। लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन इसी पथराव और लठबाजी में दो सगे भाई समेत 3 लोग घायल हुए। मामला एटा के अलीगंज का। मस्जिद में नमाज के दौरान दो गुटों में विवाद हुआ। नमाज पढ़कर जैसे ही बाहर निकले, दोनों गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट के हाथों में लाठी डंडों के साथ तमंचा और छुरी थी। एटा में भाईजान मस्जिद के बाहर भिड़े तो मुरादाबाद में मस्जिद ही जंग का मैदान बनी। मस्जिद के अंदर किसी ने बेल्ट तो किसी ने चप्पल चलाई। जिनके हाथ कुछ नहीं लगा, उन्होंने थप्पड़ की बरसात की। आलम यह कि कुछ देर के लिए मस्जिद के अंदर भगड़ मच गई। मारपीट शिया मस्जिद में हुई। विवाद अजान को लेकर शुरू हुआ। अब ये तस्वीर देखिए, जहां एक तरफ भाईजान आपस में भिड़े तो कुछ भाईजान खुद मस्जिद पर हथौड़ा चला। रामपुर में मस्जिद की मीनार पर संग्राम और तनाव के बीच मुसलमानों ने खुद मस्जिद के विवादित हिस्से को तोड़ा। मस्जिद की मीनार पर हथौड़ा और ड्रिल मशीन चलाई। हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद में अवैध मीनार का आरोप लगाया, जिसके बाद मस्जिद से जुड़े लोगों ने खुद ही इसे तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मस्जिद के बाद अब बात मैं करने जा रहा हूं विवादों में घिरे अवी मुक्तेशानंद के रहस्यमय मठ। एक तरफ अवी मुक्तेशानंद पर आरोप लगा और लगने के बाद शिकंजा कसता जा रहा है। FIR दर्ज होने की बात है। आश्रम की विलासिता से लेकर गंभीर कानूनी सवालों तक मामला अब कोर्ट में पहुंचा है, तो दूसरी तरफ उनका आश्रम भी सवालों के घेरे में। अभी पूरी हकीकत क्या है, आश्रम के ऊपर उठ रहे सवालों की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची वाराणसी के इसी मठ में। इसी मठ से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद बुरी तरह फंस गए? क्या अभी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के बाद लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बड़े आरोप लगाए हैं। भूमिका के मुताबिक अभी मुक्तेश्वरानंद का आश्रम आलीशान शीश महल है। आश्रम में स्विमिंग पूल और विलासिता की चीजें हैं। सन्यासी नहीं बल्कि राजा की तरह रहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद।
वहाँ जाकर जो चीज़ें देखी है, हाँ वो बिल्कुल आश्रम की तरह नहीं है। मैं तो ये सोची गई थी कि गार्डन होगा, गायें बंधी होंगी, एक आश्रम की जो छवि दिमाग में मेरे थी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाँ स्विमिंग पूल है, और वो जो उनकी सखी हैं, वो जो मालकिन है आश्रम की, अभी बताया जा रहा है कि वो किसी और को बता रहे हैं। वो नहीं है, जो इनकी सखी है वो दूसरी है। मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। वो बहुत क्लोज होकर बैठती हैं, कान में उनसे बातें करती हैं। वो उनकी बहन नहीं है। यानी अभी मुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर पहले से ही पॉस्को एक्ट का शिकंजा कस चुका है, और अब एक बार फिर से आश्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसे अभी मुक्तेश्वरानंद खारिज कर रहे हैं। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। सन 1995 में इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले। जी मीडिया की टीम भी वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंची, लेकिन वहां मौजूद स्वामी के शिष्यों ने इसे मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। आप लोग चूंकि आई थी, आप खुद भावुक नजर आ रही हैं। जिस तरीके का ये पूरा माहौल है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पुलिस पूछताछ करने आ रही है, क्या लग रहा है? सब गलत लग रहा है। गलत हो रहा है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं उन्होंने आरोप लगाया है। गलत लगा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। इसमें मेरे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, और बरसों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहीं से जुड़े हुए हैं। आरोप तो ये भी है कि आश्रम में रहने वाली अभिमुक्तेश्वरानंद की सखी के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद की सबसे करीबी शिष्या का कहना है सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इस तरह के आरोप उन पे लग रहे हैं कि श्री विद्या मठ में आलीशान शीश महल है, स्विमिंग पूल है, और ये एक अलग दुनिया है। यहाँ पर पाताल लोक उसका नाम दिया जा रहा है। जो लेखिका है उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, कैमरा आपके पास है, आप दिखाइए क्या लग्जरी आपको नज़र आ रहा है। और इस तरह के जिस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, घिनौने आरोप जो लोग लगा रहे हैं, वो आप सब अपने कैमरे में दिखा सकते हैं सबको, पूरी देश दुनिया को दिखा सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कानून का शिकंजा कसेगा या नहीं। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या दिल्ली में कब्जा गैंग की नजर चांदनी चौक पर, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन के विरोध के नाम पर रैली में खुलेआम सरकारी जमीन हमारी है, ये नारे लग रहे हैं। ऐसे ही नारों पर नया विवाद खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल है। दिल्ली पुलिस पर सवाल क्यों है? ये नारे कौन लगा रहा है? कब्जा गैंग दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर कैसे एक्टिव होता जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक में अतिक्रमण पर एक्शन के खिलाफ घमासान छिड़ गया है। विरोध के नाम पर स्ट्रीट वेंडर सिर्फ सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जे वाली नारेबाजी भी की। ये नारेबाजी दिल्ली पुलिस के सामने हुई, जिसके बाद रैली की परमिशन को लेकर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। तो कल मार्च करके नारा दिया गया, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। वो कैसे हमारी है? क्या यहाँ दुकानदार कोई व्यापार करने के लिए नहीं है? एनक्रोचमेंट के नाम से 100 गुना एनक्रोचमेंट हो गई है। अगर ये ऐसे बोलेंगे कि ये जगह हमारी है, तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। व्यापारी लोग क्या करेंगे? फिर कल को रिटेलिएशन में और लोग भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। दरअसल ये मामला जामा मस्जिद और चांदनी चौक के आसपास बढ़ते अतिक्रमण का है, जिस पर कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने चिंता जताई थी। साथ ही एमसीडी को जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते अतिक्रमण का सर्वे करने और उसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एमसीडी की टीम जामा मस्जिद और चांदनी चौक के संवेदनशील इलाकों में बुलडोजर और कानूनी कार्रवाई के साथ एक्टिव है।
हम तो विरोध तो कर ही रहे हैं और भरपूर विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो जो कह दे वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे उनका। जो गुंडागर्दी फैला रहे हैं उनके प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकेगी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट क्या इनके साथ मिली हुई है? प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत संरक्षण के हकदार हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी जमीन पर हक के दावे के साथ नारेबाजी की गई, उसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सब पैसा वसूली होती है वहाँ पर, तो उनके आज तो अवैध कब्जों पे हो रहा है, गुंडागर्दी पे भी यही होगा कि हम तो हफ्ता वसूलेंगे यहाँ पर, नहीं तो प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी जगह है ये। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये जमीन पर कब्जा है और कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की है, उसी तरीके से आने वाले वक्त में ये भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने को तैयार है। अब बात भारत के शौर्य की, जिसे देखकर पड़ोसी पाकिस्तान की सांसें अटक जाती हैं और मुनीर की नींद उड़ जाती है। पंजाब के पठानकोट से पराक्रम की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर शहबाज के होश उड़ जाएंगे, और इन तस्वीरों के साथ ऑपरेशन 2.0 की ऐसी वार्निंग की आवाज लाहौर तक गूंजे। भारत की ताकत है, ये भारतीय सेना की ताकत है, और ये हम पूरे देशवासियों को ये भरोसा देती है कि हम और आप सुरक्षित हैं। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना, और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे। हर साजिश का जवाब, हर हिमाकत का हिसाब। पाकिस्तान ने अगर किसी भी तरह से हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका जवाब इतना जबरदस्त और इतना करारा होगा, इतना जोरदार होगा कि उसकी आने वाली कई जो जन्म है, उसकी सदियां हैं, वो यहाँ पर याद रखेंगे। ये चेतावनी सुनकर मुनीर की नींद उड़ जाएगी। जो भी कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही है टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हम उस पर नजर रखे हुए। ये तस्वीरें देखकर मुनीर का कलेजा कांप जाएगा। ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की है, जहां भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने अपनी ताकत दिखाई। ब्रह्मोस, अग्नि जैसी घातक मिसाइलों का दम, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ताकतवर T-90 टैंक, ऑल टेरेन व्हीकल। इन तस्वीरों को देखकर आज टेरर फैक्ट्री में हड़कंप मच गया होगा। एडवांस रडार, दुश्मन को तबाह करने वाले स्वदेशी ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, एयर डिफेंस गन और पैरा कमांडो यूनिट का एक्शन। हर तस्वीर दुश्मन को 2 कदम पीछे खींचने पर मजबूर करने वाली है। सैन्य तैयारियों के इस प्रदर्शन में फॉरवर्ड पोस्ट पर दुश्मनों को तबाह करने वाली आर्टिलरी यूनिट ने भी अपना दम दिखाया। पाकिस्तान हो, उसकी लगातार जो नापाक मंसूबे हैं, आप ये देखिए जवानों का जोश, स्ट्रेला ये वो ताकत है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ। शिल्का ये वो शिल्का है जिससे रडार के साथ साथ यहाँ पर हवा में ही किसी भी दुश्मन के यहाँ पर वेपन को, यहाँ पर दुश्मन के हथियार को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर उसे बर्बाद करने की पूरी क्षमता जो है वो यहाँ पर रखता है। पठानकोट में शौर्य के प्रदर्शन के बीच वेस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत लिमिटेड एक्शन लिया था। इतने में ही पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लगाने लगा था। उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की, और सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा। एक तरफ पठानकोट से मुनीर के नाम ऑपरेशन सिंदूर का पैगाम भेजा गया, तो वहीं बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हाई इंटेंसिटी वॉर एक्सरसाइज के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी गई। ये सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा, और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारतीय सेना के कमांडर्स की ये वार्निंग सुनते ही मुनीर के मुल्क में करंट दौड़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद आतंकी मुल्क अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। इसीलिए सीमा पार से नापाक इरादे लेकर आने वाले मुनीर के प्यादों का कैसे इलाज किया जाएगा, पठानकोट में इसका ट्रेलर भी दिखाया गया। इन 5 तस्वीरों में आतंक की काल
भैरव बटालियन का एक्शन देखिए। आतंकी ठिकानों को किस तरह से उड़ाया गया और उसके बाद रोबो डॉग और असॉल्ट डॉग एक्शन में आ गए। आतंकी पीछा छुड़ाता रहा, लेकिन असॉल्ट डॉग ने उसके जहन्नुम जाने का पूरा इंतजाम कर दिया। इन तस्वीरों को दिखाकर भारतीय सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि सिर्फ जंग के मोर्चे पर ही नहीं, पाकिस्तान में जो भी आतंकी साजिशें रची जा रही हैं, भारत उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है कि कुछ टेररिस्ट दहशतगर्दों को भेज करके वो माहौल को बिगाड़ना चाहता है। उसके लिए हमारी सेना और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी डिपार्टमेंट्स पूरी तरह से तैयार हैं। कुल मिलाकर टेरर कंट्री का जिहादी जनरल मुनीर जिस मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा वही मात खाएगा। और अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो इस बार पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ वार्निंग नहीं, पाकिस्तान की तबाही की गारंटी है। पठानकोट से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ भारत ने वॉर फ्रंट पर स्ट्राइक का ट्रेलर दिखाया, आतंकी मुल्क को आगाह किया, वहीं दूसरी ओर भारत की बेटी ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने कंगाल पाकिस्तान को ऐसा आईना दिखाया कि हर तरफ अनुपमा की तारीफ हो रही है। दरअसल पाकिस्तानी राजनयिक ने जैसे ही कश्मीर राज्य अनुपमा सिंह ने मुनीर के मुल्क को उसकी औकात याद की। कहा कि जितने में पूरा पाकिस्तान पल रहा है उससे दोगुना हमारा जम्मू कश्मीर का विकास का बजट। आंकड़ों में देखा जाए तो 1,60,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर का विकास बजट है, जिसमें करीब 1,18,000 करोड़ रुपए कश्मीर का अपना बजट है। तो वहीं 43,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिलने वाली मदद शामिल है। लेकिन पाकिस्तान को IMF से मिला बेल आउट पैकेज कुल 58,000 करोड़ का है। इसी आंकड़े के आधार पर भारत ने पाकिस्तान को यूएन में कैसे धोया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत की बेटी की बुलंद आवाज, सन हो गए मुनीर शहबाज। जम्मू एंड कश्मीर was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. भिखारियों कान खोलकर सुनो, POK खाली करो। The only outstanding dispute regarding this region is the illegal occupation of Indian territories by Pakistan. We call upon Pakistan to vacate these areas which remain under its forcible occupation. जिनेवा में यूएन मानवाधिकार परिषद का 61वां सत्र चल रहा था। बेशरम पाकिस्तान ने फिर कश्मीर राग अलापा, कश्मीर के विकास को झुठलाने की कोशिश की, क्योंकि शायद इन भिखारियों को भारत के जवाब का अंदाजा नहीं रहा होगा। यूएन में भारतीय प्रतिनिधि 2014 बैच की IFS अधिकारी अनुपमा सिंह ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया और मुनीर के कंगाल मुल्क को बुरी तरह धो डाला। If the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La Land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने पहले POK का मुद्दा उठाया और उसके बाद एक लाइन में समझा दिया कि IMF से जितनी भीख मिली है, जिस भीख पर पाकिस्तान की भूखी आवाम दिन काट रही है, उससे 2 गुना पैसा जम्मू कश्मीर में सिर्फ विकास योजनाओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए बेहतर होगा कि भारत के अंदरूनी मामलों पर सवाल उठाने से पहले पाकिस्तान अपनी बर्बादी पर ध्यान दे। भारत की बेटी अनुपमा सिंह ने तो यूएन में सिर्फ पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया, जबकि असली पिक्चर पाकिस्तानी PM और पाकिस्तानी पत्रकार किस तरह खुद पूरे दुनिया के सामने रखते हैं, इसकी 5 गवाही आप देख लीजिए। 30 जनवरी को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी व्यापारियों का सम्मेलन था। इस मौके पर PM शहबाज शरीफ ने खुद अपनी बेइज्जती का किस्सा सुनाया। शहबाज ने यह भी कबूला कि वो अकेले नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी दुनिया में भीख मांगने के लिए सिर झुकाकर लाइन में खड़ा रहता है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज की बेशर्मी यहीं नहीं रुकती। सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट, जहां 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि थे, शहबाज ने हाथ फैला दिया और कहा कि हमें कर्ज नहीं, ऐसी भीख मिलनी चाहिए जो वापस ही न देनी पड़े। पाकिस्तानी एक्सपर्ट नजम सेठी भी बताते हैं कि भीख के चक्कर में पाकिस्तान ट्रंप के गाजा प्लान में शामिल हुआ है और अधर में लटक गया है। निकम्मा होने के बावजूद पाकिस्तान की बातें आसमानी हैं।
लेकिन भिखारी मुल्क की हैसियत यह है कि एक कर्ज भरने के लिए एक और नया कर्ज लेना पड़ता है। ये 5 गवाही बताती है कि यूएन में भारतीय प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान की ऐसी दुखती रख दबा दी कि मुनीर और शहबाज को अपनी असली औकात याद आ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। एक तरफ भिखारी पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को तरस रही है, मोहताज है, तो पाकिस्तान के नेता अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए हैं। देश के अंदर मुनी की तानाशाही है। पंजाब की सीएम मरियम नवाज लग्जरी प्लेन को लेकर गिर चुकी। पीटीआई विधायक ने मरियम के विरोध में एक अनोखा प्रदर्शन किया और विधानसभा में कागज के हवाई जहाज लेकर आए। ये दोनों तस्वीर जरा देखिए। एक तरफ मरियम अपनी लग्जरी को लेकर घिरी हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान से बर्बरता को लेकर मुनीर के मुल्क की ब्रिटेन में किरकिरी हो रही है। किरकिरी कैसे हो रही है मैं समझाता हूं आपको। ब्रिटेन में कई नेता हैं जिन्होंने इमरान खान का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री जैक गोल्डस्मिथ ने आईना दिखाया और मिलिट्री हावी होने की बात कही। इमरान को इलाज नहीं दिया जा रहा ये कहा। इमरान को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा ये भी बता। लोकतंत्र बहाल होने तक पाकिस्तान की मदद रोकी जाए ये भी कह दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी इजराइल में भारत की तरक्की का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, नया अध्याय लिख रहे हैं, खासतौर पर रक्षा मुद्दों पर। लेकिन पाकिस्तान में मातम है। मोदी नेतन्याहू की तस्वीरें जो पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी हैं, वो पाकिस्तान को चुभ रही हैं। डिफेंस डील की जो संभावित बात हो रही है उससे पाकिस्तान की नींद उड़ी है। टीवी पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मानो रोने को तैयार है। पीएम के इजराइल दौरे के बाद पाकिस्तान में क्या खौफ है, क्या आलम है, क्या तस्वीर है, वो दिखाता हूं आपको। मोदी नेतन्याहू की दोस्ती की तस्वीरें पूरी दुनिया ने दी। दोनों का हाथ मिलाना और फिर दोनों का गले लगना, ये भारत इजराइल की दोस्ती का नया अध्याय है। लेकिन मोदी नेतन्याहू की दोस्ती की ये तस्वीरें मुनीर और शहबाज को चुभ रही हैं। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आ रही। वहां का मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। इन तस्वीरों को देख देखकर आतंकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही हालात हैं जैसे वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार के बाद दिखाई दिए थे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी इजराइल अपने करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने और एक बकायदा एक फॉर्मल अलायंस भी बन रही है, जिसका जिक्र नेतन्याहू ने आज खुद किया है। ये तो एक बहाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। इजराइल की संसद में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घेरा, आतंकवाद का साथ देने वालों को लताड़ा और दो टूक कहा कि आतंक को शह देने वालों की कोई जगह नहीं। तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल कट्टरपंथी इस्लाम के सामने एक आयरन अलायंस बनाएंगे। इजराइल और भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत हैं और दोनों देश मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। यहूदियों का भारत में हमेशा स्वागत किया गया, हम यह नहीं भूल सकते हैं।